मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी-अभी राष्ट्रपति बने हैं, उनकी नीतियों को लेकर के कुछ बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से उनके कुछ वक्तव्यों को लेकर के, उनकी कुछ नीतियों को लेकर के पूरी दुनिया अचंभित है और सच पूछिए तो संशय में भी है। वो समझ नहीं पा रही है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या होगा। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। 47वें राष्ट्रपति। एक बार वो बीच में चुनाव हार गए थे और फिर से अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी कि 4 साल पहले भी वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 4 साल तक रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो ट्रंप की कार्यप्रणाली और ट्रंप जी के विचारों से परिचित है। 4 साल के दौर में उन्होंने जो कुछ भी किया तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा, ये इस तरह के व्यक्ति हैं, इनके इस तरह के विचार हैं और इस तरीके की इनकी कार्य प्रणाली है। वो हर व्यक्ति के साथ होता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। लेकिन अभी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद और यहाँ तक कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने बहुत से ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो सामान्य तौर पर अनयूजुअल कहे जा सकते हैं। अनयूजुअल कहने का मतलब है कि जनरली लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, करने की तो बात ही दूर है। और यदि चलिए सोचते भी हैं और आगे जाकर के कर भी लेंगे तो इसके बारे में भी घोषणा नहीं करते, क्योंकि जब इतने बड़े चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वो जो भी कहेंगे उसका वजन होगा। और खासकर अगर वो राष्ट्रपति अमेरिका का है, चाहे फिर वो होने वाला ही राष्ट्रपति क्यों न हो, तो पूरी दुनिया बहुत ही सावधानी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेगी। तो आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी आगे क्या क्या कर सकते हैं और उसका दुनिया पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। एक दो बातें जो आते साथ ही वो करने वाले हैं और जिनके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें। नंबर एक, कि अमेरिका में जो अप्रवासी लोग हैं, लेकिन वे अप्रवासी जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके खिलाफ वो जबरदस्त रूप से कार्रवाई करेंगे। गणना हो गई है 1.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। अब हो ये रहा है कि चूंकि अवैध तरीके से रह रहे हैं तो इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, व्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि मैं इन्हें तुरंत देश से बाहर करूंगा और बाहर करने के लिए अगर मुझे सेना की भी मदद लेनी पड़े तो मैं हिचकूंगा नहीं। कितनी बड़ी बात कही है, सेना की भी मदद अगर मुझे लेनी पड़े तो मैं हिचकूंगा नहीं। वैसे कानून उनकी मदद करेगा। देखिए, हमारे देश में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं, रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं, तो हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे पास एक वैधानिक अधिकार तो है कि हम उन्हें बाहर करें। लेकिन दो देशों के आपसी संबंध होते हैं, उनको देखते हुए बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। ट्रंप साहब का जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक की किस्म का दिखाई नहीं देता। वो तो बस जो आ गया आ गया। आपको मालूम है कि ट्रंप साहब जो चुनाव जीत करके आए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाया जाए। और यह है कि जो अमेरिका है वो अमरीकियों के लिए सबसे पहले है। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय बात कहता है, अगर हम भारत के हैं तो हम कहेंगे भारतीयों के लिए भारत सबसे पहले, दूसरों के लिए भी है, लेकिन अगर तुलना ही करने की बात आ जाएगी तो डेफिनेटली ये भारतीयों के लिए सबसे पहले है। तो प्रवासियों पर वो तुरंत कार्यवाही करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिको और अमेरिका की सीमाएं मिलती हैं और मैक्सिको से सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में घुसपैठ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अवैध प्रवासियों की संख्या है वो मैक्सिको वासियों की है।
तो दीवार खड़ी करवाएंगे। पहले भी दीवार बननी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर जब जो बाइडेन साहब चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने वो काम रुकवा दिया। दीवार खड़ी कर देंगे, जैसे पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बीच में दीवार खड़ी हो गई थी जब विभाजन हुआ। तो दोस्तों, जब दीवार खड़ी हो जाएगी तो डेफिनेटली घुसपैठ में कुछ न कुछ दिक्कतें तो आएंगी, और इस बात को लेकर के मैक्सिको में ज़बरदस्त किस्म की हलचल मची हुई है। जो दूसरी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, और जो एक सकारात्मक भी है, वो ये है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। और लोगों को ये विश्वास है कि शायद ट्रंप ऐसा कर भी लेंगे। उनके पास दो हथियार हैं। पहला तो यह है कि पुतिन साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध, व्यक्तिगत संबंध है, अच्छे संबंध है। और जो उनका दूसरा हथियार है वो यह है कि यूक्रेन किसके दम पर अभी रूस के खिलाफ टिका हुआ है? अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश जो नाटो संगठन के सदस्य हैं और जो यूरोपीय संघ के भी सदस्य हैं, उनकी मदद पर टिका हुआ है। राइट? उसमें सबसे ज्यादा मदद देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद कर दे तो क्या यूक्रेन रूस के सामने इतने लंबे समय तक टिक पाता या आगे टिक पाएगा? तो सीधी सी बात है कि इस हथियार का उपयोग यूक्रेन के लिए कर सकते हैं और अपने निजी संबंधों का उपयोग वो बाकायदे रूस के साथ कर सकते हैं। तो लोगों को ये बहुत उम्मीद है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो रुक जाए। और कल्पना करके देखिए कि यदि ट्रंप साहब ने ऐसा कर लिया, और लोगों को लगता है कि ये कर भी लेंगे, तो पूरी दुनिया के लिए कितने बड़े राहत की बात होगी। और इसका जो संकेत है, ये इनके शपथ ग्रहण से पहले जो इजराइल और हमास के बीच में एक प्रकार से शांति पर जो सहमति बनी है, उससे भी लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, एक बात जिसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है वो यह है कि ट्रंप साहब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियमित बजट है उसमें अमेरिका के कंट्रीब्यूशन को घटा सकते हैं। वैसे भी यूएनओ की वो आलोचना कर चुके हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका कोई क्या पड़ी हुई है कि वो इतनी दुनिया के लिए इतना सोचे, दुनिया के लिए इतना करे, अमेरिका के लिए सोचे। 23% पूरे खर्च का अकेला अमेरिका देता है, 23%। अगर यदि उसने हाथ खींच लिए, इसमें कटौती कर दी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी संस्थाएं हैं वे कमजोर हो गई, तो जो वैश्विक स्थिरता है, जो वैश्विक व्यवस्था है, उन पर इसका कितना गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विचार किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा विचार करने की सच पूछे तो ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, जो ट्रंप साहब हैं वो जलवायु परिवर्तन को नहीं मानते कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये हो रहा है, इसको नहीं मानते। बल्कि सच पूछिए तो वो तो पेट्रोलियम से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसके बहुत ही बड़े समर्थक है। जीवाश्म ईंधन से उन्होंने ऊर्जा उत्पादन करने की बाकायदे योजना भी बना रखी है। सोच करके देखिए। और इससे पहले भी जब राष्ट्रपति बने थे तो पेरिस सम्मेलन में जो ये निर्धारित किया गया, पेरिस एग्रीमेंट में, कि हमें अब ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना है, इसे वो स्वीकार नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उसे उन्होंने खारिज कर दिया था। तो अगर उन्होंने फिर से इसी तरह का कदम उठाया, और जो उठाएंगे ही, तो जब अमेरिका इस तरह की बात करेगा तो सीधी सी बात है कि लोगों के मन में भी और दूसरे राष्ट्र के नेताओं के मन में भी जलवायु परिवर्तन के प्रति जो प्रतिबद्धता है, विश्व की जो प्रतिबद्धता है, वो ढीली पड़ेगी, वो कमज़ोर पड़ेगी। इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में सोचा जा सकता है। एक बात और है, चीन के खिलाफ तो वो सीधे सीधे खड़े हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी वो चीन के विरोध में सीधे सीधे बातें करते थे। अभी भी वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि चीन और अमेरिका बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और ट्रंप की जो नीतियां होंगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी घोषणा की है कि अमेरिका जो है चीन से सामान मंगाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे बड़ा आयातक है चीन के सामान का। उस पर उन्होंने कह दिया कि मैं बहुत ज़्यादा आयात शुल्क लगाऊंगा, तो चीन का सामान वहाँ कम जाने लगेगा, चीन के सामने इसके कारण संकट पैदा होगा। तो अब
एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो सकती है इससे, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वार। और मैं बताना चाहूँगा कि कोल्ड वार आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इस पर तैयारी करें। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए सूचना है कि इस पर मेरा बहुत ही डिटेल में ऑनलाइन लेक्चर है। प्लीज़ आप उसे अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि लग रहा है कि जैसे कोल्ड वार की फिर से वापसी होने जा रही है। इसका फ़ायदा डेफिनेटली हमें मिलेगा। भारत और चीन के कैसे संबंध हैं, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका और चीन में सीधे सीधे ठन गई, ठनी तो अभी भी है लेकिन वो सीधे सीधे नहीं है, लेकिन यदि वो सीधे सीधे ठन गई तो क्या आपको नहीं लगता, व्यावहारिक स्तर पर सोच करके देखिए कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम देश हो जाएगा। और यदि चीन कमज़ोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो भारत के शक्ति के वृद्धि का भी कारण बनेगा इनडायरेक्टली। तो चीन और अमेरिका के बीच में जब ये तनाव बढ़ेगा तो विश्व स्तर पर तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कोल्ड वार किस तरीके का शेप लेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका सीधा सीधा लाभ डेफिनेटली ये माना जा रहा है कि भारत को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वे महत्वपूर्ण बातें थी जिसको लेकर के पूरी दुनिया अभी विचार कर रही है। देखते हैं आगे क्या होगा। मैंने जानबूझ करके इस टॉपिक को आप सबके लिए या अभी लिया है ताकि इसी संदर्भ में फिर आप अमेरिका की नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे और विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे समझ सकेंगे। हो सकता है कि तुरंत अभी आपको यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट मालूम न पड़े, लेकिन आगे आप महसूस करेंगे कि वास्तव में यह जो लेक्चर है आपके लिए कितने बड़े रोड मैप का काम कर रहा है विश्व की स्थिति को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।